आज हम एक ऐसे साइबर हमले की बात करने जा रहे हैं जिसने सच पूछिए तो अमेरिका की धड़कन को कुछ दिनों के लिए रोक ही दिया था। ये सिर्फ एक हैक की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। तो चलिए इस कहानी के हर एक पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। तो तारीख थी 7 मई 2021। सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी, सब कुछ सामान्य। लेकिन फिर अचानक अमेरिका की सबसे जरूरी ईंधन पाइपलाइनों में से एक पूरी तरह से बंद हो गई। कोई वार्निंग नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी पाइपलाइन नहीं थी। हम बात कर रहे हैं 5,500 मील लंबे एक बहुत बड़े नेटवर्क की। सोचिए जरा, ये टेक्सास से लेकर न्यू जर्सी तक फैला हुआ है। इतने बड़े, इतने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने बस एक झटके में रोक दिया। और इसका असर, ये पाइपलाइन हर दिन, हर रोज 100 मिलियन गैलन से ज्यादा गैसोलीन और जेट फ्यूल सप्लाई करती थी। तो इसका बंद होना मतलब अमेरिका के पूरे ईस्ट कोस्ट की एनर्जी सप्लाई का ठप हो जाना। बहुत बड़ी बात थी ये। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि यहां कोई धमाका नहीं हुआ था। तबाही मचाने वाला कोई बम नहीं था, बल्कि ये सब किया था कंप्यूटर कोड की कुछ लाइनों ने। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक डिजिटल हमले ने असली दुनिया में इतना बड़ा संकट पैदा कर कैसे दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं घटना के शुरुआती घंटों और दिनों पर कि आखिर ये संकट कैसे और कितनी तेजी से फैला। देखिए, सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। 6 मई को हैकर्स ने बड़ी खामोशी से लगभग 100 गीगाबाइट डेटा चुरा लिया। और फिर अगले ही दिन 7 मई को उन्होंने अपना रैंसमवेयर एक्टिवेट कर दिया। नतीजा, कंपनी को अपने सारे ऑपरेशंस बंद करने पड़े। 9 मई आते आते ये साफ हो गया कि ये एक रैंसमवेयर हमला है और इसके पीछे डार्क साइड नाम का एक ग्रुप है। एफबीआई ने भी 10 मई को इस बात की पुष्टि कर दी। और जब 12 मई को पाइपलाइन वापस शुरू हुई ना, तब तक तो गैस स्टेशंस पर पैनिक बाइंग की वजह से केओस मच चुका था। तो ये जो शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, रैंसमवेयर, ये आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? चलिए इस डिजिटल डकैती की पूरी कहानी को समझते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे कोड की कुछ ना दिखने वाली लाइनें एक इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में घुसकर उसे अपने कंट्रोल में ले सकती हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल वायरस जैसा है जो घुसते ही पूरे नेटवर्क को बीमार कर देता है। तो आसान शब्दों में कहें तो रैंसमवेयर एक तरह का डिजिटल फिरौती का हथियार है। मतलब हैकर्स आपके जरूरी डेटा को एक डिजिटल ताले में बंद कर देते हैं और उस ताले की चाबी के बदले में आपसे पैसे मांगते हैं। सीधी सीधी डिजिटल फिरौती। और ऐसा हमला ना एकदम से नहीं होता, इसके कई स्टेप्स होते हैं। अक्सर इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले फिशिंग ईमेल से। बस एक गलत क्लिक और मैलवेयर सिस्टम के अंदर। फिर ये चुपचाप हैकर से कमांड्स लेता है, पासवर्ड्स चुराता है और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में फैलता जाता है। और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब ये सारी फाइलों को लॉक करके फिरौती की मांग सामने रख देता है। चलिए अब वापस कॉलोनियल पाइपलाइन की कहानी पर लौटते हैं। कंपनी के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। क्या हैकर्स को पैसे दे दिए जाएं? और उन्होंने पैसे दिए, पूरे $4.4 मिलियन। उस वक्त के हिसाब से ये रकम करीब 33 करोड़ रुपए बनती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। और ये साफ साफ दिखाती है कि देश के इतने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा चलाने का दबाव कितना ज्यादा था। और जैसा कि ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, कंपनी ने पहले तो कहा कि वो कोई फिरौती नहीं देंगे, लेकिन बाद में खबर आई कि उन्होंने चुपचाप पेमेंट कर दी। इससे अंदाजा लगता है कि ऐसी सिचुएशन में कंपनियों पर प्रेशर किस लेवल का होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जैसे ही पेमेंट हुई, इन्वेस्टिगेटर्स ने उस डिजिटल पैसे का पीछा करना शुरू कर दिया। और ये सब मुमकिन हो पाता है साइबर फॉरेंसिक्स की मदद से। इसे आप एक तरह की डिजिटल जासूसी समझ सकते हैं, जहां एक्सपर्ट्स डिजिटल सुरागों की कड़ियों को जोड़कर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को अक्सर गुमनाम समझा जाता है ना? लेकिन असल में ये ब्लॉकचेन नाम की एक पब्लिक डिजिटल डायरी पर काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक लेन देन पब्लिक है और उसे कोई भी ट्रैक कर सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर्स करते क्या हैं?
वो एक जाने पहचाने वॉलेट एड्रेस से शुरू करते हैं, मतलब एक सुराग से। फिर वो पैसे के फ्लो को ट्रैक करते हैं, ये पता लगाते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ किन किन एक्सचेंजों से होकर गुजर रहा है, किसी भी अजीब पैटर्न को एनालाइज करते हैं और आखिर में सारी जानकारी इकट्ठा करके लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। और पता है क्या, इस केस में वे कामयाब रहे। 7 जून को अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया कि उन्होंने फिरौती की रकम का एक बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है। ये वाकई में डिजिटल जासूसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरे वाकये से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, हर साइबर हमले का मकसद एक जैसा नहीं होता। जैसे कॉलोनियल पाइपलाइन पर हमला हुआ पैसों के लिए, वहीं दूसरी तरफ सोनी पिक्चर्स पर जो हमला हुआ वो पॉलिटिकल था। उसका मकसद था कंपनी को नीचा दिखाना। और फिर WannaCry जैसे हमले भी हैं जो बस दुनिया भर में केओस फैलाने के लिए किए जाते हैं। ये नक्शा देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि WannaCry जैसा एक हमला कितना बड़ा हो सकता है। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, नहीं, ये एक ग्लोबल खतरा है जो मिनटों के अंदर पूरी दुनिया में फैल सकता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? पहली, हमारा जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निशाने पर है। दूसरी बात, डिजिटल हमलों का असर असली दुनिया पर पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है। तीसरी, ये हमले भले ही एक पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इनसे लड़ने के लिए टूल्स भी हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है, पहले से तैयार रहना। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा खतरा कौन है? क्या वो किसी देश के बहुत सोफिस्टिकेटेड हैकर्स हैं, या फिर वो एक अकेला हैकर जिसे सिस्टम में बस एक खुला दरवाज़ा मिल जाता है?